नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा संधि के बारे में। ठीक है, संधि के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा आपको मैं। आपको पूरे संधि के बारे में सीखने के लिए ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना होगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिया विशेषण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण की पूरा डेप्थ नॉलेज आपको मैं दूंगा। ठीक है, इसके लिए पूरा क्रिया विशेषण को जानने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। और क्रिया विशेषण पहला चैप्टर क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? वो शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वो शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताता है, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरों शब्द में कहे तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताता है कि वह तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण के उदाहरण: वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, शेर धीरे धीरे आगे बैठता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। इसमें जो क्रिया होता है, चलना, दौड़ना, भागना, उसका जो पहले वाला वर्ड होता है, जो धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो होगा क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे, तेज और आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाएं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, या उदाहरण के रूप से समझे। वो क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब काल मतलब समय होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, काल मतलब समय होता है। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है? श्याम कल मेरे घर आया था। श्याम कब आया था घर? कल आया था। कल टाइम बता रहा है, कल समय बता रहा है, कल कब आया था? कल आया था। परसों बरसात होगी। कब बरसात होगी? परसों। मैंने सुबह खाना खाया था। कब खाना खाया था? सुबह में खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूं। कब खेलता हूं? शाम को। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। कब उठता हूं जल्दी? सुबह में। ठीक है, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूं। स्कूल से कब लौटते हैं? दोपहर में। तो ये सारे समय बता रहे हैं, इसलिए सारे सेंटेंस को क्या कहते हैं, सारे वाक्य को क्या कहते हैं, जो समय बताने वाले कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आप समझ गए क्रिया विशेषण कालवाचक। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वो शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे
सुरेश ध्यान से चलता है। कैसे चलता है? ध्यान से चलता है। ठीक है। वह फटाफट खाता है। अमित गलत चाल चलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है। पीयूष अच्छे तरह काम करता है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये सारे उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें तरीके के बारे में बताया गया है। ध्यान से पढ़ता है, फटाफट, चाल, गलत चाल, हमेशा सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, तेज भागते हैं। ये सारे क्या है? रीति, वो तरीके बता रहे हैं, इसलिए ये सारे तरीके हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तुम अंदर जाकर बैठो, अंदर स्थान है। मैं बाहर खेलता हूं, वो स्थान है। हम छत पर सोते हैं, वो भी स्थान है। मैं पेड़ पर बैठा हूं। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। मुरारी मैदान में खेल रहा है। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं और उसमें इस तरह जो शब्द लगे होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है। इसलिए इस सारे शब्दों को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। स्थानवाचक के बाद क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिणाम, संख्या या मात्र का पता चलता है, वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, मात्रा है ना, संख्या है। अधिक मात्रा है, संख्या है। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है। मोहन अधिक खाना खाता है। आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। इस तरह के जो अधिक, ज्यादा, तुम, पर्याप्त, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रयोग के आधार पर। वो क्या था? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब क्या है? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब प्रयोग के आधार पर कितने क्रिया विशेषण के भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक है। अब साधारण क्रिया विशेषण पे चलते हैं। साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, आह, हाय यह क्या हो गया, अरे वो लड़का कहां चला गया, बेटा जल्दी उठो। जो ये सारे उदाहरण हैं, इसमें क्या है? स्वतंत्र रूप से होता, अरे, वाह, हाय। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। अब संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहे हैं। तो ये संयोग है, ऐसा नहीं। जहां तुम अभी खड़े हो वहां पहले घर था, इस तरह के ये संयोग बन रहा है।
तो इस तरह के संयोग वाले शब्द जहां पे होते हैं उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है टॉपिक, अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिया जाते हैं वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग किया जा सके या प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देरी है। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे अनुबंध क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब अनुबंध क्रिया विशेषण के बाद कौन से हैं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। पहले देखा आपने आधार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, फिर देखा था कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, फिर देखा था रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानीय क्रिया विशेषण, तीसरा यौगिक क्रिया विशेषण। अब चलते हैं मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते यानी जो दूसरे शब्दों में प्रलय लगे बिना बन जाते हैं वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अनाचार, फिर, नहीं, ठीक इत्यादि, ये सारे शब्द मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब क्या है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होता है, स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। ठीक है, ये स्थानीय क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे स्थानीय क्रिया विशेषण के बाद क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण के श्रेणी में आते हैं। जैसे संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण। अब संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे हैं, सवेरे, श्याम, आजन्म, कर्मश, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि, ये सारे ऐसे शब्द क्या कहते हैं, संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञा से हम यौगिक क्रिया विशेषण के अंदर हम बदल दिए। दूसरा सर्वनाम से कैसे बदलते हैं क्रिया विशेषण, जैसे यहां, वहां, अब, कब, इतना, उतना, जहां, जितने, जिससे इत्यादि जो शब्द होते हैं वो यौगिक क्रिया विशेषण है, मगर वो सर्वनाम से बने हुए हैं। विशेषण से क्रिया विशेषण कैसे बनाते हैं, देखिए मैं एग्जांपल, चुपके, पहले, दूसरे, बहुआ, धीरे इत्यादि शब्द हैं, विशेषण से क्रिया विशेषण बन गए। क्रिया से क्रिया विशेषण कैसे बनाते हैं, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, ये सारे क्रिया भी है और क्रिया विशेषण भी है। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी क्रिया विशेषण के समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट चैप्टर था क्रिया विशेषण के बाद, इसके बाद क्रिया विशेषण के कोई चैप्टर नहीं है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं, प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ,
और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं, वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है, पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है
बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है,
से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है, तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा, भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं, जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया, इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक, कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है, वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का गाय रमेश, लड़का मतलब आदमी वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 12 एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वो शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है, किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए A B C D। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें।
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं, उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या। सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन
कहते हैं हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क ख ग घ र। च वर्ग में होता है च छ ज झ य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट ठ ड ढ न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य र ल व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है, जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।